गुड मॉर्निंग क्लास 11 बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बिजनेस के सेक्टर्स के बारे में बताया था, जिसमें मैं आपको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के बारे में बता चुका हूँ। अब अपन बात करते हैं जॉइंट सेक्टर के बारे में। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? एक इसका सिंपल सा अपन मीनिंग लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अतिरिक्त एक और क्षेत्र होता है जिसको हम संयुक्त क्षेत्र या जॉइंट सेक्टर कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब संयुक्त क्षेत्र यानी कि जॉइंट सेक्टर से आशय उन उपक्रम से होता है जो निजी क्षेत्र और सरकार के मध्य साझेदारी के अंतर्गत स्थापित होता है। मतलब क्या होता है जॉइंट सेक्टर में कि जो पब्लिक सेक्टर होती है और जो गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उनके मध्य एक पार्टनरशिप बनती है जिसे हम जॉइंट सेक्टर कह सकते हैं। अपनी भाषा में हम बोलें तो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और एक उद्योगपति यानी कि पब्लिक यानी कि आम जनता, उद्योगपति यानी कि प्राइवेट सेक्टर और सरकार जो वित्तीय संस्था फाइनेंशियल कंपनी होती है। इन तीनों का मिलजुल कर किसी बिजनेस में हिस्सा बनाना क्या कहलाएगा? प्राइवेट जॉइंट सेक्टर कहलाता है। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि ऐसी साझेदारी के अनुसार उपक्रम की विनियोजित कुल पूंजी का 26% भाग सरकार के द्वारा लगता है और 25% भाग उद्योगपति के द्वारा लगता है और जनता के द्वारा 49% भाग यहाँ पर लगाया जाता है। तो एक पार्टनरशिप होती है और ये जॉइंट सेक्टर कहलाता है। डेफिनेशन में दत्त एवं सुंदरम के अनुसार संयुक्त क्षेत्र निजी सरकारी और क्षेत्र के मध्य एक साझेदारी है। ठीक है। और उसके बाद सेकंड अगर हम परिभाषा की बात करें तो जे मेहता के अनुसार संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा निजी सरकारी क्षेत्र का पृथक रूप से विकास न करके विस्तृत पैमाने पर दोनों ही मिलकर उद्योग को विकास करने का उद्देश्य रहता है। मतलब कि जॉइंट सेक्टर में क्या हुआ है कि ना तो गवर्नमेंट सेक्टर को आगे बढ़ाना है ना प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर क्या करना है कि अलग से किसी बिजनेस का ही विस्तार करना है हमको, यानी कि सरकारी क्षेत्र का पृथक से इस निजी और सरकारी क्षेत्र का पृथक रूप से विकास न करके विस्तृत पैमाने पर दोनों ही मिलकर किसी उद्योग के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? जॉइंट सेक्टर कहलाएगा। संयुक्त क्षेत्र इसकी एक सिंपल परिभाषा है। संयुक्त क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के विशाल वित्तीय साधनों और निजी क्षेत्र के अनुरूप अनुभव, उत्साह एवं कौशल का एक सुंदर समन्वय होता है। मतलब जॉइंट सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टरों का एक अपने अपने अनुभव के आधार पर और अपने अपने उत्साह और कौशल के आधार पर एक सुंदर कोऑर्डिनेशन होता है। संयुक्त क्षेत्र की विशेषता देकर रखी है। इसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र भागीदार होते हैं। इसके द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ मिलते हैं। देश के संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। संयुक्त क्षेत्र में असीमित जोखिम न होकर जोखिम का विभाजन हो जाता है। संयुक्त क्षेत्र का दैनिक प्रबंधन निजी क्षेत्र के साझेदार को प्राप्त होता है। ठीक है। इसका नियंत्रण व निरीक्षण ऐसे संचालन मंडल द्वारा किया था जिसमें पर्याप्त संख्या में सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं। संयुक्त क्षेत्र एक अधिकार का अंत करने में सहायता देता है। तो ये कुछ अलग अलग इसकी परिभाषा है कि इसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम जो होता है प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट ज़्यादा होता है लंबे समय के लिए। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। अब इसके उद्देश्य, महत्व या लाभ। पहला पॉइंट है उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण। राष्ट्रीयकरण का कठोर कदम उठाए बिना उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण करने का ये एक व्यवहारिक मार्ग होता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां संयुक्त क्षेत्र में आ जाती हैं तो वे अपनी नीतियों को राष्ट्रीय हित में जोड़ देगी, फलतः इसके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। तो आपको इसको नेशनलाइज नहीं करना है
और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जब मिलकर कार्य करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, राष्ट्रीयकृत हो जाएगा, क्योंकि जो भी है वो राष्ट्रीय हित से इसको जोड़ देती है। असफलताओं को दूर करना, संयुक्त क्षेत्र सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की असफलताओं को दूर करता है और दोनों अपने अपने गुणों का इसमें समावेश करते हैं और दोनों मिलकर एक दूसरे की कमियों को दूर कर देते हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों में जो कमियां होती हैं वो एक दूसरे की ताकत से मिलकर ये कमियां दूर हो जाती हैं। फिर वित्तीय साधन, तो संयुक्त क्षेत्र वित्तीय साधन जुटाने का भी काम करता है, क्योंकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजीगत साधन प्रदान करने में भागीदारी बन जाते हैं। अब दोनों आपस में पार्टनर बन गए हैं, तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा कम है और प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ज़्यादा है तो वो दोनों अपने वित्तीय साधन से इसकी पूर्ति कर लेते हैं। उद्यमशीलता का विकास होता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें भावी प्रबंधक होते हैं, तो वो अपने नए नए उद्योगपतियों से मैनेजमेंट करवा सकते हैं और इस समस्या को दूर कर सकते हैं। विकास की समानता रहती है, विकास भी दोनों का बराबर बराबर होगा इसके अंदर। आधारभूत उद्योगों के लिए उपयुक्त होता है। तीव्र आर्थिक विकास, उपभोक्ता को शोषण से मुक्ति। अब संयुक्त क्षेत्र के कुछ दोष भी हैं। संयुक्त क्षेत्र में दोनों पक्षों में समन्वय का अभाव पाया जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक दूसरे का काम करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति होते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में पैसे वाले व्यक्ति कम होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके बीच में कोई ना कोई बातों को लेकर मतभेद होते रहता है। सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा मिलकर एक अधिकार की स्थापना का भय बना रहता है कि दोनों मिलकर यहाँ पर हो सकता है कि एक अधिकार किसी चीज़ के ऊपर कर ले तो उसका भय बना रहेगा, उसका डर रहता है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियोगिता समाप्त हो जाने से उपभोक्ता को का शोषण होने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि जब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं तो कंपटीशन होता ही नहीं है, और कंपटीशन जहाँ नहीं होता है तो वहाँ पर जो है उपभोक्ता को लूटा भी जा सकता है, उसका शोषण भी हो सकता है। पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं होता, क्योंकि जब आपको पता है कि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, जब दोनों कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो जो भी पूंजी आप लगा रहे हैं आपको पता है कि लॉस जो है पूंजी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत पैसा ज़्यादा होता है, तो उसका सही प्रकार से यूज़ नहीं हो रहा है, उसे सिर्फ किसी भी चीज़ में लगा दिया जाता है। इसमें बृहद पैमाने के उत्पादन के दोष उत्पन्न होने का भय बना रहता है। तो बड़ी मात्रा में उत्पादन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि पैसा ज़्यादा है तो बड़ी मात्रा में हम प्रोडक्शन कर देंगे, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन से कंपनी बंद भी हो सकती है। सरकार की भागीदारी से उपक्रम में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बुराइयों का प्रवेश संयुक्त क्षेत्र में धीरे धीरे होने लगता है। वर्तमान में हमारे भारत में गुजरात फर्टिलाइज़र, आंध्र प्रदेश पेपर, ऑयल इंडिया, कोचिन रिफाइनरी, मद्रास रिफाइनरी और मद्रास फर्टिलाइज़र जैसी संयुक्त उल्लेखनीय कंपनियां जॉइंट सेक्टर में काम कर रही हैं। संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत विदेशों में भी उपक्रमों की स्थापना की गई है, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, कनाडा, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी आदि में स्थापित किए गए हैं। अब ये चीज़ें हमारे जॉइंट सेक्टर में आ गया है। अब इसके आगे का जो ये तो हमारा क्या था, जॉइंट सेक्टर था। अब जॉइंट सेक्टर के बाद हम बात करते हैं
जॉइंट सेक्टर के बाद अब हम बात कर रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब सिंपल सी अपनी भाषा में, जब एक कंपनी के द्वारा एक से अधिक, एक कंपनी का जो व्यापार होता है जब एक से अधिक देशों में फैला हुआ होता है और कई सारे देशों में कंपनियों में स्थापित होता है, तो उसका उत्पादन और सेवाएं उसी देश में सीमित ना होकर विश्व के अनेक देशों में फैली होती है, तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। मतलब कि एक कोई भी कंपनी एक से ज़्यादा राष्ट्रों में जब फैली होती है तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। अब इसके बहुराष्ट्रीय कंपनी का हमको विशेषता देकर रखी कि इसकी स्थापना विकसित या विकासशील देशों में की जाती है और इसकी वित्तीय साधन, इसके पास व्यापक मात्रा में वित्तीय साधन होते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे विश्व में फैली हुई है, तो पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसके द्वारा उच्च किस्म के माल उत्पादित किए जाते हैं। इसका पूरा मार्केट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, पूंजी का विनियोग किया जाता है बड़ी मात्रा पे, उत्पादन में व्यापार किया जाता है इसका बड़ी मात्रा में। बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ देकर रखें। सदृढ़ आर्थिक स्थिति। बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगम वित्तीय दृष्टि से बहुत शक्तिशाली होते हैं, अतः वे अल्प विकसित देशों को सस्ती दर पर पूंजी उपलब्ध करा देते हैं। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो जो अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं उन लोगों को बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध करवाते हैं, नवीन तकनीकें देते हैं। ये कंपनियां बाजार अनुसंधान के माध्यम से नवीन तकनीकें देती हैं, मतलब बाजार में नई नई चीज़ों को लाती हैं, योग्यता का लाभ मिलता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी में क्या होता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी योग्यता वाले व्यक्ति काम करते हैं, तो उसका फ़ायदा जो होता है वो अल्प विकसित देशों को मिलता है। जीवन स्तर में वृद्धि होती है, तो ये अल्प विकसित देशों में जनता का जीवन स्तर बढ़ाते हैं, रोजगार में वृद्धि करती हैं। इसके माध्यम से पूंजी का निर्माण होता है, रोजगार में वृद्धि होती है, औद्योगिक को बढ़ावा मिलता है, औद्योगिकरण को बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। अब इसके बहुराष्ट्रीय कंपनी के कुछ दोष भी हैं। अधिकतम लाभ कमाना। तो अल्प विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शोषण होता है क्योंकि इन कंपनियों में ने अधिकतम लाभ अर्जन को अपना मुख्य उद्देश्य बना रखा। ठीक है। विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग होता है, कपटपूर्ण कार्य होते हैं, सामाजिक असमानता होती है, राजनीतिक में हस्तक्षेप, भ्रामक विज्ञापन। और भारत में आज की डेट में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं, जैसे इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री, ग्लेक्सो, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मारुति सुजुकी, DCM, टोयोटा, आल्विन निशान, सीबा, गाइगी, बेयर ऑफ, सेंडोज, कोका कोला, पेप्सी कोला, पॉन्ड्स, सोनी, ब्रुकबैंड आदि। विदेशों में कार्यरत भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन सी है? बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, JK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मित्तल स्टील, टाटा ग्रुप। ये हमारी इंडियन कंपनी है जो कि विदेशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी के हिसाब से काम कर रही है। तो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, अब हम इसका लास्ट चैप्टर, लास्ट पार्ट कल के वीडियो में पढ़ाऊँगा। अभी आप इसके क्वेश्चन आंसर सर्च करके लर्न करें। थैंक यू।